फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी पेडोलॉजी लेकर आए हुए हैं। तो देखिए, हिंदी पेडोलॉजी और संस्कृत पेडोलॉजी फ्रेंड्स कुछ कुछ सिमिलर होती हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर होती हैं पेडोलॉजी में। ठीक है, तो आप लोग हिंदी का पढ़ के हुए भी इंग्लिश के संस्कृत के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोगों को इसमें जो बाल विकास से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी पेडोलॉजी की भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो जो भी मेरे भाई बहन हैं वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, विकास एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विकास होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया जो कैसी है फ्रेंड्स, जब जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती तो वह कैसी चलती है, निरंतर चलती है। ठीक है, तो कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है तो किससे संबंधित, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास कैसा है, निरंतर चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल टू द पॉइंट, अलग से कुछ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न भिन्न चरणों को पहचानिए। किसके द्वारा की पहचान, किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो जो बौद्धिक विकास को फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, और बौद्धिक विकास को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है हमारे प्याजी महोदय ने। ठीक है, तो प्याजी जी ने दिया है संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास। ठीक है, दोनों एक ही हैं। और एरिक्सन ने जो कि इसका दिया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती जाएंगी मैं आप लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड आपको समझाती जाऊंगी। युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से अभिभावक एक भूमिका निभाते हैं। तो जो युवा बच्चा है उसमें सीखने की प्रक्रिया अभिभावक कैसी भूमिका निभाते हैं? तो फ्रेंड्स, अभिभावक जो भूमिका निभाते हैं वह निभाते हैं अग्रसक्रिय। ठीक है, अब अपने बच्चों से अभिभावक कैसी भूमिका निभाते हैं, अग्रसक्रिय। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अधिगम के आंतरिक सिद्धांत को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो अधिगम का जो आंतरिक सिद्धांत है फ्रेंड्स, उसको किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो आंतरिक सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स, जो है वह दिया है हमारे गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो आंतरिक सिद्धांत किससे संबंधित है, गेस्टाल्ट सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा है। तो फ्रेंड्स, जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रेरणा क्या है? तो उसमें प्रेरणा होती है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। प्रेरणा का मतलब क्या होता है कि अधिगम के लिए क्या करना है, रुचि पैदा करना। ठीक है, तो छात्रों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है वो बुद्धिमान जो है युवा बच्चे का लक्षण नहीं है। तो जो बुद्धिमान है ना, तो उसका लक्षण क्या नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ है। तो बुद्धिमान बच्चे का यह गुण नहीं है, यह लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसके लक्षण देख लेते हैं। वह सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता है। ठीक है, अमूर्त तरीके रखता है सोच के। ठीक है, जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेता है। ठीक है, बुद्धिमान छात्र क्या है, नए वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेता है। ठीक, वह जो संप्रेषण को तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता है। तो वह संप्रेषण को उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता है। तो यह जो है बुद्धिमान या ये प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, इनके लक्षण है। ठीक है, और इसमें से लक्षण क्या नहीं है, वह नहीं है कि लंबे समय पाठ को तेजी से जो है लिखने में समर्थ हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान है तो वह लंबे पाठ को जल्दी से लिख ले। ठीक, तो यह उसका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, कौन सा स्थान है जहाँ किसी बच्चे के बोधात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया है? देखो फ्रेंड्स, बोधात्मक विकास, ठीक, और संज्ञानात्मक विकास,
ठीक है, बोधात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास, ठीक, और मानसिक विकास, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इन शब्दावलियों को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है, बोधात्मक विकास बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो बेहतर तरीके से बोधात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है फ्रेंड्स, वह किया जा सकता है स्कूल व कक्षा में, ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, बोधात्मक विकास। और यदि आपसे शारीरिक विकास की, सामाजिक विकास की चर्चा की जाए तो वह क्या है, खेल का मैदान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह अवस्था जिसमें बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्कात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो है तर्कपूर्ण तरीके से सोचने लगते हैं। तो वह अवस्था है, देखो, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में, ठीक है। तो मूर्त अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं के बारे में बालक सोचने लगता है, ठीक है, या सोचना प्रारंभ करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स नहीं है, देखना है, ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए सामाजिक, पहले तो हम देख लेते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है तो भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता के कारण, ठीक है। सामाजिक अनुमोदन या प्रशंसा की अवस्था, समाज से बालक क्या चाहता है, सामाजिक अनुमोदन चाहता है और प्रशंसा चाहता है। संगति की आवश्यकता, संगति भी समाज में ही आती है, ठीक है। तो यह सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित है। लेकिन शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है आवश्यकताएं, यह शारीरिक आवश्यकता है, यह सामाजिक आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो राइट ऑप्शन आप जगह जाएगा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता की पोषित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रचनात्मक का बात कर रहे हैं, ठीक है। रचनात्मकता मतलब इसका सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है। और जो सृजनात्मक है वह भी किससे होते हैं, सोचने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग, सृजनात्मकता, ठीक। तो इसमें क्या है, पोषित करता है। तो कौन सा पोषित करता है, तो वह करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना, ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, रचनात्मक का मतलब यह नहीं है फ्रेंड्स कि चित्र वगैरह बना लिए या ये चीज़ें, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिभा, ठीक है ना, उसको पोषित करने का करना, ताकि उसमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके, ठीक, मतलब अपने तरीके से, तर्कपूर्ण ढंग से, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, मन का मानचित्रण का अर्थ है। तो मन का मानचित्रण का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, वह है समझ को बढ़ाने की एक तकनीक। मन का मानचित्र क्या है, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना या स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है, तो यह संबंधित होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बच्चा है, भूतकाल में मतलब किसी समय उसके साथ कोई घटना हुई होगी कोई स्थिति में, ठीक है, तो प्रतिक्रिया को वह पुनः वर्तमान में दोहराता है, तो यह संबंधित होगा। तो यह संबंधित है फ्रेंड्स अधिगम के प्रभाव के नियम से, क्योंकि उसने पहले वो चीज़ सीख ली है, ठीक है। तो अधिगम के प्रभाव के नियम से संबंधित है, क्योंकि पहले सीखी हुई चीज़ का वर्तमान में इस्तेमाल करना, वर्तमान में दोहराना अधिगम के प्रभाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्या व कठिनाई को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो पूछ रहा है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर मतलब बच्चे छोटे हैं, ठीक है, उसमें जो बच्चे सीखते हैं, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि अक्षमताओं के लिए उपयुक्त, जो अक्षम है बच्चे, अक्षमता के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना।
ठीक है, उनको दूर करने के लिए कठिनाइयों को, तो यही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, ठीक है, तो उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कैसे करानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ में, ठीक है, तो अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक, अलग से स्कूल की व्यवस्था नहीं करेंगे, विशेष स्कूलों के भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो बच्चे हैं ना सामान्य बच्चों के साथ में उनको शिक्षा दी जाएगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह पूछ लिया जाता है। अधिगम संबंधित अक्षमताएं पढ़ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि अधिगम संबंधित अक्षमताएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित? तो जो डिसलेक्सिया है फ्रेंड्स वह संबंधित है हमारे पढ़ने में असमर्थता। ठीक है, पढ़ने में असमर्थता। और गणितीय संबंधी असमर्थता वो कहलाती फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया। ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर आदि, आज आप कैलकुलिया से कैलकुलेटर वो कर लेना और उससे आप लोग गणितीय असमर्थता आप लोगों को याद हो जाएगी, डिसकैलकुलिया। और डिसलेक्सिया किससे? पढ़ने संबंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता। तो मतलब कौन से जो बालक हैं उनको प्रतिभाशाली होने का जो संकेत नहीं माना जाता। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत किसको नहीं माना जाता? देखिए फ्रेंड, यदि व्यक्त करने में नवीनता आती है तो वो प्रतिभाशाली बालक है। यदि कोई चीज़ व्यक्त कर रहा है, नवीनता आ रही है, ठीक है, जिज्ञासा व्यक्ति प्रतिभाशाली के संकेत हैं। और रचनात्मक विचार जो है वह भी प्रतिभाशाली बालक के वो हैं संकेत हैं। लेकिन दूसरों के साथ भलाई करना, भलाई नहीं होगी फ्रेंड्स, दूसरों के साथ लड़ाई करना। ठीक है, यह क्या है? यहाँ लड़ाई, लेकिन दूसरों के साथ क्या करना? लड़ाई करना। ठीक, दूसरों के साथ लड़ाई करना, यह जो है प्रतिभाशाली बालक के संकेत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, दृश्यमान विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को, ठीक है, दृश्यमान विकार मतलब दृष्टि दोष है ना, तो दृश्यमान विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को क्या करेंगे? अगर बच्चों को दृश्यमान विकार है, ठीक है, उसके साथ बालक को क्या करेंगे? अभिभावकों व मित्रों के द्वारा बच्चों के दैनिक कार्यों में सहायता करना। ठीक है, अभिभावक को जो दृश्यमान विकार है मतलब उनको दृष्टि दोष है, वो देख नहीं पा रहे हैं, देखने में अक्षम हैं, तो ठीक है, उसके ऐसे छात्रों के साथ क्या करना चाहिए? अभिभावकों और मित्रों के द्वारा बच्चे के दैनिक कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट है ना। इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना तथा दृश्य सीडी द्वारा सहायता उपलब्ध कराना। यह है दृश्यमान विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को क्या करना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और दृश्य सीडी के द्वारा सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कथन जो है वह शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हमें सीखने की प्रक्रियाएं पता होनी चाहिए कि सीखने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम उनको भी। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग अधिगम समृद्ध होगा। ठीक है, यह भी हमारा जो है जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, होगा अधिगम प्रक्रिया में। ठीक, नेक्स्ट देते हैं, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कराना, यह भी सही है। कक्षा के में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, तो यह भी सही है। तो सही क्या नहीं है फ्रेंड्स? यह सही नहीं है कि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के
विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। तो अब बच्चे छोटे हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो वो व्याख्यान विधि से नहीं समझ पाएंगे, स्पष्टीकरण विधि उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए यह जो है यह अधिगम की प्रक्रिया में इस कथन को शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अधिगम समृद्ध होगा। तो फ्रेंड्स अधिगम समृद्ध होगा मतलब अधिगम में बालक अच्छे तरीके से सीखेंगे, अधिगम में समृद्धि होगी। तो कैसे होगी? तो वह होगी फ्रेंड्स कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। तो जो कक्षा में जो है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको क्या चाहिए है, वास्तविक चीज़ें है ना, वास्तविक घटनाएं, जो चीज़ उन लोगों ने देखी हुई है, जो चीज़ के बारे में वो लोग जानते हैं, उनसे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वह जो है अधिगम में समृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन और फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए, ठीक। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो जो मूल्यांकन है, हम बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, कि मूल्यांकन कैसा हो, उपयोगी हो और रोचक हो, है ना। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो यह होना चाहिए फ्रेंड्स शैक्षणिक। देखिए मूल्यांकन हम बच्चे का करते हैं तो पूरा उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं मूल्यांकन में? शैक्षणिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक के प्रजातांत्रिक तरीके के कारण छात्र अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठते हैं, ठीक है। कुछ छात्र बैठकर चर्चा करते हैं, तो कुछ शांति से एकांत में बैठकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक प्रकार की व्यवस्था को जो इस प्रकार की जो व्यवस्था को एक अभिभावक हैं, अभिभावकों को क्या होती है, पसंद नहीं आती या पसंद नहीं किया जाता। तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बेहतर होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अभिभावक के लिए क्या बेहतर होगा कि अभिभावक को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए तथा समस्या के संबंध में शिक्षकों से चर्चा कर हल निकालना चाहिए, ठीक है। तो अभिभावक को विश्वास करना चाहिए कि जैसा शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो मतलब उनके हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, और जो भी अभिभावक के मन में वो बात हो तो वह शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई बार एग्ज़ाम में, ठीक है, टेट एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? देखिए फ्रेंड, प्राइमरी स्तर का शिक्षक है, ठीक है, तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? क्योंकि वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, ठीक, तो छोटे बच्चों को पढ़ाता है तो उस शिक्षक में क्या होना चाहिए? उस शिक्षक में फ्रेंड्स धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को बार बार बताना पड़ता है, एक शब्द को, एक चीज़ को उसको बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए कि वह उसको ये चीज़ सिखा के ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाता है? तो जो प्रेरणा हो शब्द है फ्रेंड्स, शिक्षण के किस संकेत को कहा जाता है? ठीक है, तो वह कहा जाता है फ्रेंड्स छात्रों के द्वारा प्रश्न करना, ठीक है। अगर प्रेरित है बच्चे है ना, तो छात्र खुद क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कक्षा में बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, उपस्थिति अधिकतम हो जाएगी या शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रेरणा के द्वारा क्या करते हैं? छात्रों में जिज्ञासा जागृत होती है और वो क्या करते हैं? प्रश्न करने लगते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल में सीखने की पद्धति आधारित है। तो छोटी कक्षा में है जो शिक्षक के द्वारा खेलने की पद्धति आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? देखिए फ्रेंड्स, यह जो आधारित है फ्रेंड्स वह है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है।
खेल खेल में सीखने की जो पद्धति है, शिक्षा देना है, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? वृद्धि और विकास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, लास्ट 5 क्वेश्चन और हैं फ्रेंड्स। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का आशय है। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेंड्स पाठ्यक्रम से क्या आशय है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से आशय है ऐसे पाठ्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अमूर्त प्रस्तावना पर बच्चे तर्कात्मक रूप से सोचते हैं? ठीक है, तो अमूर्त तरीके से सीखते हैं, तो ऐसी कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स ऐसी जो अवस्था है वह है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो होती है 11 से 12 वर्ष तक। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था होती है जो वह होती है हमारे 0 से 2 वर्ष फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या सीखता है? अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संवेदी पेशी, जिसमें छोटा बच्चा रहता है 0 से 2 वर्ष का। ठीक है, और पूर्ण परिचालन अवस्था जो होती है वह होती है हमारी 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त परिचालन अवस्था जो होती है वह होती है 7 से 11 वर्ष। याद रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो मूर्त में क्या करता है? बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को बच्चा वस्तुओं के द्वारा सीखता है। ठीक है, मूर्त परिचालन अवस्था में। ठीक, और संवेद पेशी अवस्था से पूछ लिया जाता है कि बच्चा किससे सीखता है? तो बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। एक शिक्षिका को अपने छात्र में संभावनाओं की समझ को जानने का एक प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विषय से संबंधित है? तो देखिए, संभावनाओं की समझ को जानने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षिका को। तो फ्रेंड्स जब हम संभावनाओं को समझ को जानने का प्रयास करते हैं तो बच्चे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही तो जानेंगे, है ना। मीडिया के द्वारा जानेंगे क्या? समाज के द्वारा जानेंगे कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चे की संभावनाएं क्या है, वो क्या कर सकता है आगे चलकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार आ चुका है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। कृतिका जो अपने घर पर अधिक बात नहीं करती। ठीक है, घर पर वह लड़की बात नहीं करती, वह स्कूल में काफ़ी बातें करती है। यह दर्शाता है कि, तो यह क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है। ठीक है, क्या दर्शाता है? कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड लास्ट है। विश्व के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ को तैयार करते हैं। ठीक है, विश्व के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ को तैयार करते हैं, यह कथन किसने कहा है? तो अपनी समझ को तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझ की बात आ गई ना, समझ को तैयार करना मतलब संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? हमारे प्याजे जी ने। ठीक है, तो किसने दिया है? प्याजे महोदय ने दिया है संज्ञानात्मक विकास। तो समझ को तैयार करते हैं विश्व के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से, तो किसने कहा? प्याजे ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने साथियों के समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं, तो यह किस अवस्था में होते हैं? देखिए युवावस्था में होते हैं सक्रिय सदस्य। ठीक है, सक्रिय रूप से युवावस्था में होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें टोलियां बनाने लगते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन सक्रिय सदस्य कब होते हैं? युवावस्था में होते हैं या किशोर अवस्था में होते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था नहीं दी है तो युवावस्था में होते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सापन। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को पसंद आए क्वेश्चन मेरे, तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए प्यारे से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।